मेरा नाम रेहान है। लखनऊ की भीड़ भाड़, गाड़ियों के शोर शराबे और कभी न सोने वाली गलियों में पलने वाला एक आम सा नौजवान। जब रेलवे की नौकरी मिली तो लगा जैसे ज़िंदगी की पटड़ी अब सीधी और महफूज रास्ते पर दौड़ेगी। मगर किसने सोचा था कि यही पटड़ी मुझे एक ऐसी उजाड़ रेलवे क्रॉसिंग तक ले जाएगी जहां से आगे बस स्याही, खामोशी और अनजाना खौफ मेरा मुंतज़िर था। रेलवे ने मेरी पहली ड्यूटी चंदीपुर के करीब एक सुनसान सी रेलवे क्रॉसिंग पर लगा दी, जिसे आसपास के देहात के लोग भूतिया फाटक कहते थे। शहर से मीलों दूर इस क्रॉसिंग के एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ ढीमरापुर नाम का छोटा सा गांव था, जिसका शायद किसी नक्शे में भी निशान ना हो। फाटक के नाम पर बस एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक भारी लोहे का लीवर, एक पुरानी टेलीफोन, एक टूटी फूटी कुर्सी और कोने में रखी लोहे की एक छोटी चारपाई पड़ी रहती थी। यहाँ तक कि बैतुल खला भी नहीं था। ज़रूरत पड़ने पर जंगल की तरफ जाना पड़ता था, जो रात में किसी काली बला के खुले हुए मुंह जैसा मालूम होता था। हाँ, एक बात अच्छी ज़रूर थी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक इस ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजरती थी और मैं आराम से सोता रहता था। इत्तेफाक से मुझे पहली ड्यूटी भी रात ही को मिली। जुलाई का महीना था, बादल छलकने को बेताब और बारिश की तेज़ बूंदें टीन की छत पर ऐसे बज रही थी जैसे हज़ारों हथौड़े एक साथ बरस रहे हों। बाहर गहरा अंधेरा था, जिसे केबिन की अकेली पीली बत्ती रोशन करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था और साथ सिर्फ बारिश, मेंढकों की टर और दूर जंगल से आती कोई अनजानी आवाज़ें थी। लखनऊ और अपनी गली मोहल्ले की बातें बहुत याद आ रही थी। उस रात नींद भी देर तक ना आई। मैं टूटी कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर मूसलाधार बारिश को देखता रहा। 11 बजने से कुछ देर पहले आंखों के पपोटे भारी होने लगे और मैं चारपाई पर लेट गया। अभी आंख लगी ही थी कि अचानक बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। ऐसी तूफानी रात में भला कौन आ सकता है। मैंने खिड़की से झांका तो रेलवे लाइन के करीब एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसके आसपास एक लड़की उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका चेहरे से टकराया। मैंने आवाज़ दी, कौन है? लड़की ने मुड़कर देखा। उम्र शायद 20-21 साल के दरमियान, बारिश में भीगी हुई, सर्दी से कांपती हुई, आंखों में घबराहट मगर बेहद दर्जा खूबसूरत। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, मेरी बाइक बंद हो गई है, यहाँ कहीं मैकेनिक मिलेगा? मैं हंस पड़ा। मोहतरमा, इस वक्त इंसान मिल जाए तो बड़ी बात है, मैकेनिक तो बहुत दूर की सोच है। मेरी बात पर उसका चेहरा बुझ सा गया। अब मैं क्या करूं? मेरा गांव तो पास ही है, लेकिन ये बारिश, मुझे इस पर तरस आ गया। मैं शहर का लड़का, अदब आदाब जानने वाला। मैंने कहा, आप चाहें तो बारिश रुकने तक केबिन में बैठ जाएं, जगह कम है मगर बारिश से तो बच जाएंगी। वो फ़ौरन मान गई, अपनी बाइक खींच कर लाई और अंदर आ गई। वो पूरी भीगी हुई थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और स्टोव पर चाय बनाते हुए बातें करने लगा। मैं रेहान हूँ, आज ही ज्वाइन किया है। वो धीरे से बोली, और मेरा नाम समन है। मैं ढीमरापुर की रहने वाली हूँ। शहर से लौटते हुए बारिश में फंस गई। उसकी बातों में एक नरमी थी। वो पढ़ी लिखी भी लग रही थी। उसकी मौजूदगी उस सुनसान जगह में जैसे ज़िंदगी की हल्की सी रोशनी भर रही थी। हम देहात और नौकरी के बारे में बात करते रहे। कुछ देर बाद उसके अंदाज बदलने लगे। वो कभी मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लेती, कभी मेरी टांग पर हाथ रख देती। उसके लम्स से एक अजीब सी बेचैनी दिल में फैल गई। मैं भी बहाव बहाव में उसके करीब होता गया। ये सब कब हद से आगे निकल गया, पता ही ना चल सका। तकरीबन 1 घंटे बाद जब बारिश रुकी, वो उठी, कपड़े दुरुस्त किए, बाल संवारे और बोली, अब मुझे चलना चाहिए। शुक्रिया आपका। मैंने कहा, शुक्रिया ये कैसा? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हम बाहर आए, उसने बाइक स्टार्ट की और पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। अजब था, मगर मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया। मैंने कहा, नंबर तो दे जाएं, कभी 2-4 बातें हो जाएंगी। वो मुस्कुराई, नंबर बताया। मैंने फ़ोन में महफूज कर लिया। फिर वो अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह फ़िज़ा ताज़ा थी। मैंने सोचा कि आज उसे फ़ोन करूँगा। 7 बजे एक लड़का अखबार फेंकने आया। मैं चाय लेकर अखबार पढ़ने लगा। एक तस्वीर पर नज़रें रुक गई। 1 साल से लापता लड़की का कोई सुराग नहीं। तस्वीर में वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, समन। मेरा हाथ कांप गया। चाय का कप गिर पड़ा। बदन सुन्न हो गया। मैंने घबराकर फ़ोन उठाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, लेकिन समन नाम का कोई नंबर मौजूद ही नहीं था। ये कैसे मुमकिन था? मैंने तो कल ही महफूज किया था। ज़मीन पर गिरा अखबार उठाया और ख़बर दोबारा पढ़ी। ढीमरापुर की 21 साला समन, जो पिछले साल 14 जुलाई की रात शहर से लौटते हुए पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी। आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका।
जी, 14 जुलाई। आज से ठीक 1 साल पहले की रात मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। रेहान की आवाज़ घबराहट से कांप रही थी। वो बोला, जब तुम सो गए थे तो दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होने लगी थी। मैंने सोचा कोई देहाती होगा, शायद किसी काम से आया हो। वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे सांस बहाल कर रहा हो। फिर कपकपाती आवाज़ में बोला। मैं दरवाजे के पास गया तो वही लड़की, हाँ वही जिसका जिक्र तू कर रहा था, वो दरवाजे की ज़रा सी दराड़ में से झांक रही थी। रेहान की आंखों में खौफ की एक तय साफ झलक रही थी। उसने लपकते हुए कहा, मगर मैंने जैसे ही उसके पाँव देखे मैं तो सुन ही रह गया। उसके कदम उल्टे थे, पूरी तरह उल्टे। उसका जिस्म कपकपा रहा था, जैसे बदन की हड्डियां भी लरज रही हों। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी, मगर वो बाहर से बार बार मेरा नाम लेकर बोलती रही। आवाज़ इतनी मीठी थी कि कोई भी बहक जाए, मगर अंदर अजब सा डर था, एक घूरती हुई सर्द सांस। मुझे लगा कोई मेरे कंधे के पास खड़ा हो। रेहान दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया। उसके होंठ खुश्क थे और आवाज़ टूटती हुई निकल रही थी। मैंने वहम समझकर स्पीकर ऑन किया, गाने तेज़ चलाए, मगर आवाज़ चलती ही बंद हो गई, जैसे किसी ने प्लग ही खींच लिया हो। और फिर खिड़की के पास वही स्याह साया, वही औरत, उसकी आंखें बिल्कुल बेनूर। मैंने तेरी जान की कसम खाई है, वो मुझ पर झपटने वाली थी कि तुमने करवट ली और शायद उसी की आवाज़ से वो हट गई। वो मज़ीद कुछ नहीं बोल पाया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे थामने की कोशिश की, मगर मेरा अपना दिल धक धक करके हलक में आ रहा था। उस रात के बाद अब ये बात सिर्फ वहम या कहानी नहीं लग रही थी, कुछ तो था जो हमारी तरफ बढ़ रहा था, बहुत नज़दीक। कुछ ही लम्हों बाद रेहान का दोस्त उसके केबिन में आ गया और उसे बताया कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तूने बयान की थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं केबिन से बाहर निकला और उसकी स्कूटी को एक किक मारी तो वो फ़ौरन चल पड़ी। मैं हैरत से उसकी तरफ मुड़ा, मगर वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। मैंने दिल को समझाया कि शायद वो जा चुकी हो, लेकिन जब रोहन ने अपनी बात पूरी की तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो चीख कर नहीं भागी थी, वो तो पल भर में गायब हो गई थी। उसकी स्कूटी भी आन की आन में गायब। वहाँ अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ न था। रोहन की आंखों में जो खौफ था वो बिल्कुल हकीकी था। वही रोहन जो ऐसी बातों पर हंसी उड़ाता था, आज खौफ से कांप रहा था। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी हालत देखकर मेरा अपना खौफ जैसे कम हो गया था। उसकी जगह एक अजीब सा इनकार दिल में बैठ गया। शायद मैं सच मानने से डर रहा था। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो मुझे ये भी मानना पड़ता कि मेरी जान खतरे में है। इसलिए मैंने एक मसनूई हंसी हंसकर कहा, अरे यार रोहन, तू भी ना, तू तो मुल्हिद होकर ऐसी बातें करने लगा। ज़रूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, चल अब चुपचाप सो जा। मेरी बात सुनकर रोहन ने मुझे बेयकीनी से देखा। शायद वो कुछ कहना चाहता था, मगर कुछ कह न सका। वो खामोशी से केबिन के कोने में बैठ गया और घुटनों में सर दे दिया। उस रात हम दोनों दोबारा नहीं सो सके। सुबह पहली बस से रोहन शहर चला गया। रुखसत होते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा कि अपना तबादला करवा ले, ये जगह ठीक नहीं है। मैं बस के पीछे लंबे वक्त तक खड़ा रहा, यहाँ तक कि वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई। रोहन के चले जाने के बाद अब मैं दोबारा तन्हा रह गया था और मेरा खौफ पहले से कई गुना बढ़ चुका था, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि मैं वहम का शिकार नहीं था। रोहन ने भी उसे देख लिया था। ज्यों ज्यों दिन ढलता जा रहा था, मेरा इज़्तिराब भी गहरा होता जा रहा था। गुज़िश्ता रात रोहन का साथ इस तरह की ढाल था, मगर आज इस वीराने में मैं बिल्कुल तन्हा था। मैं केबिन का दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर चुपचाप बैठा दीवारों को घूर रहा था। घड़ी की टिक टिक जैसे कान फाड़ रही थी। अभी रात के सिर्फ 10 बजे थे और 11 बजे गुजरने वाली आखिरी ट्रेन का इंतज़ार में बेचैनी से कर रहा था, क्योंकि उसके बाद मुझे बाहर नहीं निकलना था। जैसे ही 11 बजे और आखिरी गाड़ी गुजर गई, मैं बिस्तर की तरफ बढ़ा के अचानक मेज़ पर रखा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, सुमन। ये नाम देखते ही मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। ये नाम मेरे फ़ोन में था ही नहीं। मैंने बार बार कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी थी। दिल में आया कि शायद रोहन की कोई शरारत हो या फिर कोई गलत नंबर। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी, जैसे किसी खाली कमरे में हवा सरसराती हो। मैंने फिर पुकारा, हेलो, कौन बोल रहा है? मगर कोई जवाब न मिला। तंग आकर मैंने फ़ोन काट दिया और हिस्ट्री चेक की। वो नाम कहीं दिखाई न दिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं बिस्तर पर बैठकर खुद को समझाता रहा कि ये कुछ नहीं, बस खाली कॉल है।
मगर जैसे ही मैंने फ़ोन मेज़ पर रखा वो दोबारा बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम, समन। इस बार मैंने कॉल नहीं उठाई, उसे बजने दिया जब तक कि वो खुद बंद ना हो गई। मगर चंद लम्हों बाद फिर फ़ोन बजने लगा। गुस्से और खौफ के मिले जुले एहसास में मैंने फ़ोन बंद कर दिया। केबिन में अब सिर्फ मेरी सांसें गूंज रही थी। मैंने अभी सुकून की सांस ही ली थी कि फ़ोन खुद ब खुद ऑन हो गया। तेज़ रोशनी आंखों में चुभने लगी और फिर स्क्रीन पर वही नाम। मैं पूरी रात सो न सका। फ़ोन बार बार बजता रहा। जब भी उठाता दूसरी तरफ भयानक खामोशी। दिल चाहता कि फ़ोन फेंक दूं, तोड़ दूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। सुबह उठा तो आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। जहन भारी, दिल परेशान। हर कॉल की रिंग पर जैसे झटका लगता। दोपहर तक मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने रोहन को कॉल की। उसने फ़ोन उठाया तो मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, यार मैं बहुत तंग आ गया हूँ। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, क्या वो फिर आई थी? उसकी आवाज़ में खौफ साफ झलकता था। चंद लम्हों के लिए लाइन पर गहरी चुप तारी रही। मैं समझा शायद कॉल कट गई, मगर फिर रोहन की दबती हुई हौलनाक आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा था ना कि इस जगह से तबादला करा ले, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। रोहन बोला, जिस दिन मैं लौटा था मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। शाम होते ही तेज़ बुखार और खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं। दवाएं बेअसर, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। डर कर मैंने पापा को इस रात की बात बता दी। फिर वो मुझे शहर से बाहर एक तांत्रिक के पास ले गए। उसने मुझे एक तावीज़ दिया और यकीन करो जैसे ही वो तावीज़ पहना मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें इस ही की मदद लेनी होगी। ये मामला हमारे बस का नहीं। मैं पहले ही इस बला से जान छुड़ाने को बेचैन था, इसलिए फ़ौरन मान गया। शाम तक रोहन दोबारा मेरे पास फाटक पर आ गया। इस बार अपने वालिद की कार में, हाथ में एक बड़ा सा थैला, शायद तांत्रिक के बताए हुए सामान का। उसे देखकर थोड़ा हौसला हुआ, मगर उसकी आंखों में वही खौफ था जो मेरे अंदर था। रात गहरी होते ही हम तीनों तांत्रिक के पास रवाना हुए। जैसे ही कार शहर की रोशन सड़कों से निकलकर सुनसान हाईवे पर पहुंची, मेरा दिल बैठने लगा। कार के अंदर एक गैर फितरी खामोशी फैली हुई थी। तांत्रिक शहर से दूर एक वीरान जगह पर रहता था। एक छोटा सा कच्चा घर, बाहर लटकी हुई अजीब चीज़ें, अंदर धुआं और जड़ी बूटियों की तेज़ महक। वो दरमियानी उम्र का आदमी था, मगर उसकी आंखें चुभती हुई थीं। हमें देखते ही बोला, बहुत देर कर दी आने में। रोहन ने सारी बात सुनाई और सामान आगे रख दिया। कुछ देर सोचने के बाद तांत्रिक ने कहा, जो कुछ शुरू हुआ है उसे वहीं जाकर ख़त्म करना होगा। फिर हम तीनों आधी रात को दोबारा उसी भूतिया फाटक पर पहुँचे। चारों तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा था। तांत्रिक ने ज़मीन पर लकीरें खींची, सामान उन्हीं में रख कर आग जलाई और फिर ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ उस खामोशी में और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। जैसे ही उसने अमल शुरू किया, यकायक तेज़ हवा चलने लगी। हालांकि मौसम चंद लम्हे पहले तक बिल्कुल साफ था। फिर बादल गरजने लगे। हवा इतनी तेज़ कि खड़ा रहना दुश्वार। सरसराहट ऐसी जैसे कोई गुस्से से चीख रहा हो। अचानक पास रखा एक भारी पत्थर हवा में उठा और तांत्रिक के सर के करीब से गुजरकर दूर जा गिरा। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया, मगर वो मंत्र पढ़ता रहा। अचानक रोहन जोर से उछला, जैसे किसी ने उसे हवा में उछाल दिया हो, और वो जाकर पटड़ियों पर गिरा। उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। मेरा दिल हलक में आ गया। तांत्रिक चिल्लाया, ये आम रूह नहीं, ये बहुत ताकतवर है। ये किसी को नहीं छोड़ेगी, भागो यहाँ से। उसी लम्हे एक अनदेखी ताकत ने तांत्रिक को भी उठाकर ज़मीन पर दे मारा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं समझ गया कि वहाँ रुकना यानी मौत को दावत देना है। मैंने हिम्मत करके रोहन और तांत्रिक को उठाया, कार में डाला और सीधा अस्पताल भागा। अस्पताल पहुंचकर दोनों को दाखिल कराया और ख़ुद खामोशी से कॉरिडोर में बैठ गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। रोहन के पूरे जिस्म पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और तांत्रिक की हालत इंतहाई नाजुक। रोहन ने तकलीफ़ से मुझे देखकर कहा, मैंने कहा था कि उस फाटक पर मत जाना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इस खौफनाक वाक़े के बाद मैंने लंबी रुख्सत ली और तबादले की दरख्वास्त दी। चंद हफ्तों बाद मेरा तबादला हो गया। आज इस बात को पूरे 10 साल गुजर चुके हैं, मगर जब भी वो वाक़यात याद आते हैं रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती है। लेकिन सुमन का राज आज भी राज है। अगर आप इस कहानी को सुनकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी पसंद आई। मेरी एक और दरख्वास्त है, बराह करम इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा और आपका ये रिश्ता